जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सफल शिक्षक और राजनीतिज्ञ रहे। राजनीति के विषय में दिलचस्पी न होते हुए भी वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से सरकार को काफ़ी सराहना मिली, जिसके चलते भारत एक नई अर्थव्यवस्था की ऊंचाई तक पहुंचा। मनमोहन सिंह द्वारा देश के रिफॉर्म के सफल प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विपक्षी नेताओं के द्वारा इन पर कठपुतली सरकार के कई आरोप लगे, फिर भी इन आलोचनाओं को दरकिनार कर वह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर एक सफल पॉलिटिशियन साबित हुए। परमाणु ऊर्जा जैसे देश की आवश्यक मुद्दों पर अपने दृढ़ निश्चय से ही संसद में प्रस्ताव को पारित करा सके, जिसमें यूपीए सरकार में शामिल वाम दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस समय मनमोहन सिंह की सूझबूझ से ही भारत अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में समझौता हुआ था। इन प्रयासों के कारण ही इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एडम स्मिथ और पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ। देश के विभाजन के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत चला आया। पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज से डीफिल किया। मनमोहन सिंह पंजाब और दिल्ली में अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर भी नियुक्त हुए। इस समय तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एक अर्थशास्त्री के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। विदेश में भी इनका सम्मान होने लगा था। अर्थशास्त्र के टॉपिक पर व्याख्यान देने के लिए इन्हें विदेशों से भी बुलाया जाता था। प्रतिभा और ज्ञान से ही मनमोहन सिंह की अर्थशास्त्र पर अच्छी पकड़ हो गई थी। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने मनमोहन सिंह को सम्मानित भी किया था और इन्हें रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं, का गवर्नर बनाया गया था। भारत के इस प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी पद को संभालने के लिए किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल बैंकिंग की जानकारी होने के अलावा करेंसी एक्सचेंज का भी ज्ञान होना आवश्यक है। 1985 तक मनमोहन सिंह गवर्नर पद पर रहते हुए इन्होंने प्रशासनिक निपुणता का परिचय दिया। राजनीतिक जीवन 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। इस पद पर मनमोहन सिंह ने 5 वर्ष तक काम किया और अपने आप को इस पद पर साबित किया। अर्थशास्त्र में ज्ञान होने के कारण ही 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए, जब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह के कार्य की प्रगति को देखते हुए 1991 में मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के किसी भी मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक है, इसलिए मनमोहन सिंह को संसद का सदस्य बनाना था। इसलिए इन्हें असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया, जिससे वे संसद के सदस्य बन सके। वर्ष 1991 का संकट, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा संकट था, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खस्ताहाल हो चुकी थी और देश कंगाली के हालात पर पहुंच चुका था। 1991 में देश के पास मात्र 20 दिनों का आयात बिल चुकाने भर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। संकट की इस घड़ी में देश की सरकार ने लगभग 47 टन सोना गिरवी रख दिया था। इस फैसले की जानकारी को गुप्त रखा गया था। इस निर्णय से देश में विद्रोह न फैले और भारत में अशांति न फैल जाए। भारत का सोना गिरवी रखने का उद्देश्य सिर्फ यही था, किसी भी तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। 1991 का संकट अधिक घरेलू मांग के कारण, आयात में कमी और चालू खाता घाटे को बढ़ने के कारण हुआ। विश्वास की कमी के कारण धन का आउटफ्लो शुरू हो गया, जिससे धन का घाटा बढ़ता चला गया। इस स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी नरसिंहा राव ने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी। मनमोहन सिंह ने देश की परिस्थिति को परखते हुए एलपीजी रिफॉर्म नीति को लागू किया, जिसके तहत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की नीतियों को भारत की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लागू की गई। इसमें विदेशी प्राइवेट कंपनी को भारत में निवेश करने का मौका दिया जाएगा। एलपीजी के महज 2 वर्ष बाद ही इसके अच्छे परिणाम जनता के सामने आने लगे और भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई। इस कठिन समय से भारत को बाहर निकालने के लिए मनमोहन सिंह के प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह देश के 14वें पीएम बनते हैं। यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह को सपोर्ट करती है। 2006 को भारत ने परमाणु शक्ति के संबंध में अमेरिका के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ
दिल्ली आगमन पर समझौता किया। मनमोहन सिंह को मालूम था कि ये ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में यह समझौता किया जाना भारत के हित में था। इसके पहले ये परमाणु समझौता होने में दोनों देशों के बीच गतिरोध था। अमेरिका भारतीय परमाणु संयंत्रों पर निगरानी करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को देना चाहता था, लेकिन समझौते के तहत भारत के 22 परमाणु संयंत्रों में से 14 परमाणु संयंत्रों निगरानी में रहेंगे, जबकि 8 सैन्य परमाणु संयंत्र निगरानी से मुक्त रहेंगे। इस समझौते को भारतीय संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक था। मनमोहन सिंह ने इस समझौते को आवश्यक मानते हुए संसद में प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। उस समय यूपीए सरकार में शामिल वाम दलों ने यह घोषणा कर दी कि वे सरकार से समर्थन वापस ले लें। यदि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया जाएगा तो वह अपना समर्थन सरकार से वापस ले लेंगे, जिससे सरकार गिर जाएगी। उधर व्हाइट हाउस की सीनेट ने समझौते को हरी झंडी प्रदान कर दी, लेकिन मनमोहन सरकार के सामने विषम परिस्थिति खड़ी थी। वाम दलों को समझाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। मनमोहन सिंह ने यह घोषणा कर दी कि वे समझौते के प्रारूप को संसद की स्वीकृति के लिए अवश्य पेश करेंगे। वाम दलों ने इसके बाद सकारात्मक संकेत नहीं दिए और अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह ने मुलायम सिंह से इस मुद्दे पर बात की। मनमोहन सिंह के प्रयासों से समाजवादी पार्टी का समर्थन मनमोहन सरकार को मिला, जिससे संसद में परमाणु ऊर्जा प्रस्ताव पारित हुआ। मनमोहन सिंह के दृढ़ इच्छा शक्ति के बल से ही भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई। सम्मान: मनमोहन सिंह को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। विवाद एवं घोटाले: मनमोहन सिंह की सरकार को ऐसा कहा जाता था कि सोनिया गांधी चलाया करती हैं। इस बात से काफ़ी किरकिरी हुआ करती थी। मनमोहन सरकार की कार्यकाल के दौरान कई तरीके के घोटाले पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें 2G घोटाला प्रमुख था। 2G घोटाले के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में नियमों की अनदेखी कर टेलीकॉम कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे कई बड़े घोटाले सामने आए, जिससे यूपीए सरकार की छवि काफ़ी धूमिल हुई थी।